welcome to Vikramas. I am Pooja Singh, and in this channel UPSC Vikramas EduTech, हम यहाँ शुरू करने वाले हैं आज से मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, राइट? तो उससे पहले what you have to do, you have to first subscribe to our channel Vikramas IAS and PCS. You have to share the link of the channel with your friends, and you have to ensure that you watch all the videos, and please comment on the videos, tell us your suggestions. If you like anything, do comment in the comment box. If you do not like anything, that too, please comment in the comment box. But please be a little generous while writing the negative comments, okay? Because there is always an option to improve, and we are also trying to improve with your help. ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं? आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज से हम मेंस आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो दिस इज द चैनल विक्रमास आईएएस पीसीएस, जहां डेडिकेटेडली आपके लिए हम अब वीडियोस लेकर आने वाले हैं। बिकॉज आपको पता है यूपीएससी 2023 का मेंस सितंबर से है, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, मैं आज आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू एन ओवरव्यू अबाउट हाउ टू attempt different terms associated with the mains question, how to deal with them. That I am going to discuss with you all, and after that every day we'll be taking up one or two mains question, and I'll help you to frame that out in the best possible way so that you get maximum marks in your examinations. ठीक है? तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने सेशन को। हाँ, देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये अभी 2023 में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसका शीट है। 15 तारीख से शुरू है। फ्रॉम 15th of September you are going to appear in the मेंस एग्जामिनेशन। ये मेंस का कैलेंडर मैंने यहाँ लगाया है। फ्राइडे को यू हैव एस्से पेपर, 16th को यू हैव पेपर 2 GS, ठीक है? देन पेपर 3 GS2, 17th को 3rd और 4th है GS। फिर नेक्स्ट वीकेंड, फिर आपका 17 से 23rd तक आपका गैप है। ऑन 23rd यू हैव टू अपीयर फॉर इंडियन लैंग्वेज पेपर, इन इंग्लिश पेपर। आपको पता होगा ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो इन पेपर से और यहाँ से बनेगा। एंड ऑन 24th संडे यू हैव टू अपीयर फॉर योर ऑप्शनल पेपर, ठीक है? ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है? चलिए, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं अपने सेशन को, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ मेंस आंसर राइटिंग। पर उससे पहले जनरल समझ लेते हैं कि आपके 9 थ्योरी पेपर्स होते हैं और सिर्फ 7 के मार्क्स काउंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 ऑफ योर लैंग्वेज पेपर्स दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। वन ऑफ देम इज इन इंग्लिश एंड अनदर इज एनी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी, व्हिचएवर यू वांट टू टेक, ठीक है? तो इन टोटल यू हैव 9 थ्योरी पेपर्स, आउट ऑफ व्हिच मेरिट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 7 पेपर्स, ठीक है? Okay, I mean when I am saying कि qualifying, that means you have to achieve 25% marks in those examinations, ठीक है? Qualifying का मतलब 25% marks आपको वहां लेकर आना है। पैटर्न क्या होता है आपको वो पता होगा। कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश क्वालिफाइंग है। 3-3 घंटे के पेपर है, 300 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको मिनिमम 25% लेकर आना है। यू हैव टू गेट एटलीस्ट 25% बिकॉज टू क्वालिफाई, सो दैट योर अदर पेपर्स विल बी चेक्ड, ठीक है? चलिए, एस्से GS1, GS2, 3, 4, ऑप्शनल 1, 2, ये मेरिट रैंकिंग इसी से बनती है, ठीक है? ये सारे ही 3 आवर्स के हैं। ईच कैरीज 250 मार्क्स, सो टोटल ऑफ 1750 मार्क्स आर देयर, ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। चलिए अब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, देखिए अब सीधे बात पर आते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर। जब मेंस आंसर आप लिखते हैं, ये जितने भी पेपर्स आपको लिखने हैं 7 के 7, इस सब में क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है? तो किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे क्वेश्चन की मेन बॉडी को लिखना है, हाउ यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर, दैट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन, है ना? आप भी कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच यू डू इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है? आई फर्स्ट कनेक्ट विद आपका एक जनरल लाइफ सिनेरियो, वहां से आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए
दो सिनारियोज है। इन फर्स्ट सिनारियो एक बंदा बंदी कोई भी है, wearing very nice clothes, very well dressed, very well carrying himself or herself, and he comes inside, introduction deta hai, and that creates a very good impression on the person who is sitting there. ठीक है, आप suppose job के लिए ही जाते हैं, a well dressed man or a woman when he enters in the cabin and introduce himself or herself in the best possible way, impression वही बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, वही एक दूसरा बंदा है, बंदी है, उसको नॉलेज तो बहुत सारी है, ठीक है, बट ही और शी इज नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड। आई मीन बाल थोड़े बिखरे हुए हैं, कपड़े भी पहने हैं बट नॉट वेरी वेल कैरिंग देमसेल्फ। उसके बाद द वे दे स्पीक, द वे दे इंट्रोड्यूस, एग्जाम जो सामने बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो उसके आगे जाएगा ही नहीं, बिकॉज ही विल जज यू बाय देयर कि ना तो आपने खुद को ढंग से कैरी किया है, ना आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इंट्रोड्यूस भी आपने अच्छे से नहीं किया, अब नॉलेज थी नहीं थी वहां तक बात गई नहीं और आप बाहर हो गए। सेम वे इधर पर्सन को नॉलेज तो थी बट उसने उस नॉलेज के साथ खुद को कैरी भी किया था, खुद बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस भी किया था, तो ही फाइनली ही विल बी सिलेक्टेड। ऐसा ही होता है ना, यहाँ दोनों ही सिनेरियो में दोनों लोग जो है, जो टू पर्संस है ए एंड बी, दे बोथ हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, या उस तरीके के कैंडिडेट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ जिनके पास नॉलेज नहीं होती बट बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, वेरी वेल कैरिंग देमसेल्व्स, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपके पास कितना भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपका फिजिकल अपीयरेंस की बात हो एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू और एग्जाम में, एग्जाम जब आप यहाँ पर मेंस आंसर लिख रहे हैं, दोनों ही जगह द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, योर आपका इंट्रोडक्शन देने का तरीका, द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ और द वे यू आर कैरिंग योर आंसर। तो कहने की बात यह है कि आप अपने आंसर को भी इसी तरीके से सोचिए कि उसका पहला इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा होना चाहिए। पहला इंप्रेशन कहाँ से आएगा? इंट्रोडक्शन से आएगा। नो मैटर व्हाट यू हैव रिटन इन योर मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, अगर यहाँ आपने मिस्टेक करी, सपोज आपको कोई कीवर्ड दिया था, आई टेल यू व्हाट द कीवर्ड इज एंड यू आर नॉट एबल टू डिफाइन इट प्रॉपर्ली, you did a mistake in that, no matter how good you are going to write the body of your answer, the first impression is gone. So the marks which you are going to get if you have written a very good introduction, वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हार्ट ऑफ माइंड अगर एग्जामिनर को आपको इम्प्रेस करना है तो then you should know how to write a very impressive introduction. अब कई सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फैक्ट और डेटा वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन अगर इस तरीके का क्वेश्चन है जहां कोई भी फैक्ट और डेटा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डू यूज दैट इन योर इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा इंप्रेशन वो देते हैं। की इश्यूज जो क्वेश्चन में दिया है, हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। उसको कोई ना कोई रिपोर्ट कुछ दिन पहले सिप्री किया, किसी की भी कोई रिपोर्ट आई हुई है तो आप वहां से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिजास्टर से रिलेटेड कुछ डेटा दे सकते हैं। जैसे अभी एक डेटा आया था, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट, ठीक है, 2019 की सपोज एक रिपोर्ट थी, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, तो उसमें ये बताया था कि 50 लाख पीपल इन इंडिया माइग्रेटेड ड्यू टू डिजास्टर इन 2019। तो देखिए क्या कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, बिकॉज आप एक बात समझिए, द एग्जाम यू आर गोइंग टू अपीयर, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, they are not going to check your bookish language because they know if you are sitting in the if you have qualified prelims, so you should have proper accurate adequate knowledge of bookish knowledge आपकी adequate है, but in the mains examination they do not want to judge that bookish language, they want कि along with that bookish language you have the ways and means to apply that। तो आप जब एग्जाम में कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है कि वहां आपका एप्लीकेशन पार्ट दिखे कि आप किस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, कोई क्वेश्चन आया, आपने वहां इस तरीके की किसी रिपोर्ट का जिक्र किया कि इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट है, सिप्री का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इतने लोगों ने डिजास्टर की वजह से माइग्रेट किया, तो एक सोचिए कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि आपने सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ा है, आपको अपने आसपास की भी नॉलेज है। ठीक है,
अब होती है दूसरी डेफिनेशनल अप्रोच, डिफाइन द की टर्म इन द क्वेश्चन। दूसरा तरीका होता है की टर्म को आपको डिफाइन करना है। अब देखिए जब मैं डिफाइन की आपको बात कर रही हूँ, जब मैं डेफिनेशन की बात कर रही हूँ, तो आपको एक बात यहाँ सोचकर समझकर चलनी है कि डेफिनेशन क्या होती है। देखिए दो तरीके की डेफिनेशंस होती है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलती हूँ कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का ही मैं सपोज एग्जांपल लेती हूँ, आपको डिफाइन करना है, तो आप एक सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटी विच कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ, विच कॉजेज लॉस ऑफ इकोनॉमी, विच कॉजेज डिसेबिलिटीज इन पीपल और व्हाटसएवर, आप इस तरीके से करके कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक बनानी है। क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है, और जितने भी कीवर्ड, जैसे अभी मैं आपके साथ 15 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है, 14 तक भी, 12, 13, 14 तक भी आपके संग में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करी हूँ उसके कुछ कीवर्ड्स होंगे। आप उन कीवर्ड्स की डेफिनेशन, और कौन सी डेफिनेशन, जो उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसने जो डेफिनेशन दी है आप उस डेफिनेशन को उसमें लिखिए, उससे रिलेटेड डेटा लिखिए। आप देखिए आपका टोटल इतना अच्छा डेटा भी 2 महीने में मेरे साथ आप प्रिपेयर कर लेंगे, अभी 2 महीने भी नहीं है, 30 1 मंथ। लेकिन आप सोचिए मैं डेली अगर आपको 30 टॉपिक्स 30 कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए, तो 30 कीवर्ड्स का डेटा आपके पास होगा, उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके पास होगा। आपका इंट्रोडक्शन रेडीमेड होना चाहिए, ठीक है। अभी यू आर लिविंग, या वी आर लिविंग इन अ world where everything ready-made is available, so why not these definitions, why not these data, and why not exactly the introduction of the question, we should keep that handy so that exam में अपना time waste नहीं होगा। आप keyword देखेंगे, either use the data or the definition or both depending upon the demand of the question, ठीक है। चलिए जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना भी सिखा दूंगी, ठीक है। जैसे जेंडर बजटिंग की यहाँ पर बात करी थी, तो अब जेंडर बजट को क्या है, जेंडर बजटिंग ये किसने दिया था, ये हमारे बजट में था, किस ईयर के बजट में था, इस तरीके के अगर आप कुछ चीजें जनरल भी उसमें डाल देंगे तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। चलिए करंट अफेयर्स का कंटेक्स्ट दे दीजिए, अभी मैंने आपको बताया ही था। रेलेवेंस दे दीजिए इवेंट की, कैसे, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसका रेलेवेंस, आज के टाइम में उसका रेलेवेंस आप उसमें लिख दीजिए। जैसे अगेन मोर रेलेवेंट फॉर हिस्ट्री क्वेश्चन, बैकग्राउंड या फिर हिस्टोरिकल रेफरेंस भी देते हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ज्यादा काम आते हैं। कोटेशंस ऑफ सम फेमस पर्सनालिटी, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एथिक्स और इन एसेज, तो एसे और एथिक्स में ये ज्यादा काम का आता है। GS 1 GS 2 3 में आप इसको प्लीज ट्राई मत करिएगा, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि इकोनॉमिक्स के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, तो आप कुछ फैक्ट्स को कोट कर दीजिए, है ना, और पर वो फैक्ट्स कहाँ से, क्रेडिबल सोर्सेज हो सकती है। प्लीज डोंट फज विद द डेटा, आप डेटा के साथ फज मत करिएगा, डेटा को आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से उसमें डालना है। बिकॉज आप ये मत भूलिए कि जो एग्जामिनर है, इवैल्यूएटर है, जो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करेगा, ही हैज ऑल द he has all the reach to those data। तो अगर आप कुछ भी गलत लिख रहे हैं, पुराना लिख रहे हैं, आउटडेटेड लिख रहे हैं, मत लिखिए, ठीक है। नहीं लिखेंगे गलत नहीं होगा, लेकिन लिख करके आपने गलत कर दिया तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको कुछ क्रेडिबल सोर्सेज जैसे इकोनॉमिक सर्वे या बजट या NSSO सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मान के चलिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लिखने जा रहे हैं मेंस में, तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, NSSO का सर्वे जो होता है ये आपके टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छे से इस डेटा को याद करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का डेटा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इन डेटा के बिना इनकम्प्लीट रहने वाला है, ठीक है। पॉलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो आप मेंशन कर सकते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बता सकते हैं, या फेमस कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है उसको बता सकते हैं। जैसे ओमई केस था आर्टिकल 356 के लिए, या प्रकाश सिंह केस था फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। तो इसके लिए भी आपको क्या कर लेना है, इन दोनों के लिए, बल्कि मैं आपको बोलूंगी कि हर सब्जेक्ट की आप नोटबुक्स बनाइए। जैसे इकोनॉमिक्स की बात है तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ESSO इस तरीके का, या कोई भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है या किसी भी बहुत ऑथेंटिक कोई रिपोर्ट आ रही है, तो उसका डेटा बिल्कुल क्रिस्प, क्योंकि ताकि एग्जाम से पहले आप देखिए, एक दिन में आपके 2 एग्जाम है, आप किस तरीके से सब कुछ तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे।
पर ये कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि आप लास्ट मोमेंट पे अगर क्रिस्प आपने नोट्स बनाया हुआ है तो जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट नोट्स एंड यू आर डन। आई मीन यू डोंट हैव टू यूज, आप खुद सोचिए कि देयर विल बी 20 क्वेश्चंस इन अ पेपर, आपको 20 डिफरेंट डायमेंशंस में 3 घंटे के अंदर सोचना है, एक बहुत अच्छा आंसर वहां से लिख कर आना है। तो उसका सिर्फ तरीका एक ही है कि क्रिस्प नोट्स बनाइए, सिर्फ डेटा रिवाइज करिए, बाकी सब भूल जाइए, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। उस प्रैक्टिस करते रहना। इसी तरीके से एक और नोटबुक बनाइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिख सकते हैं, है ना, कोई रीसेंट जजमेंट है, कोई रीसेंट करंट अफेयर है, तो ये सब कुछ आप उसमें लिखिए ताकि एग्जाम में आपको बहुत आइडियाज रेडीमेड रहेंगे। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं बताऊंगी। इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, रिलेशंस की बात करूं तो आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए बायलेटरल रिलेशंस की, इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज के साथ बायलेटरल मींस when there are two parties are involved, one is India and another is that country। तो इस तरीके के इंडिया के bilateral relationship, how they used to be in past, how they are in today and how we are planning to have them in our future। तो उस तरीके सबका आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। बहुत अच्छी स्टार्ट होती है, सपोज नेपाल का आता है तो आप नेपाल को हिस्टोरिकली ज्वाइन करके एक आंसर आप लिख सकते हैं, बट माइथो में मत जाइएगा, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में मत जाइएगा व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स रिलेटेड टू पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज माइथोलॉजी को हम एक्सेप्ट करते हैं बट ओनली ऑन माइथोलॉजिकल ग्राउंड। जब हम बात करते हैं माइथोलॉजी की, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमें वो रिलेशनशिप लिखनी है जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ और यूनिक वेज भी होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। अब बॉडी की बात करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन तो हो गया। अच्छा, याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंट्रो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर डिमांड है क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई डेफिनेशन पूछे तो आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, अदरवाइज 2-3 लाइन से ज्यादा आपको इंट्रो नहीं करना है। बॉडी के लिए मेरा जो 2-3 इंपॉर्टेंट मैं सजेशंस आपको दे देती हूँ। पहला तो ये कि कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स में लिखें, ठीक है। और जब मैं पॉइंट्स की बात कर रही हूँ तो आपको यू हैव टू मेक हेडिंग्स एज वेल एज सब हेडिंग्स, ठीक है। What you have to do, you have to write your main body in pointers, and when you are writing points, make sure you are writing them in as headings as well as subheadings। फिर उसके बाद underline important words and phrases। देखिए कुछ important words होते हैं, कुछ phrases होते हैं आपके क्वेश्चन में, don't forget to underline them। देखिए because what happens when examiner are evaluating, the evaluator is evaluating your copy, he or she do not have that much time to go through each line or to read between the lines। So if you have underlined those important points, चाहते ना चाहते examiner will be attracted to that, और वो देख लेगा उन्हीं keywords को कि okay you have mentioned these keywords, means you know the exact what the examiner is demanding from that question, ठीक है। तो वहां से आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं। आपने बहुत सारा लिख दिया, पहला तो एग्जामिनर देख करके अगर पॉइंट में है तो साफ दिखेगा, अगर आपने उसे पैराग्राफ में लिखा है तो फर्स्ट तो एग्जामिनर विल बी लाइक ओ गॉड इतना सारा, हाउ आई एम गोइंग टू रीड दैट। तो वो उसमें से कुछ कीवर्ड्स ढूंढेगा, अगर मिल गया तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं मिला तो कभी कभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप मार्क्स लूज कर जाए। तो पहला तो पॉइंट्स पे जरूर लिखिए, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तीसरा, अगर जरूरत पड़ जाती है और आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, अगर जरूरत होती है और आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, देन अगेन अंडरलाइन, डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन, हाईलाइट करना ना भूलिए आप, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की बॉडी को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे सबसे पहला मैंने लिया है कमेंट। क्वेश्चन आता है कि कमेंट से शुरू हो रहा है, कमेंट ऑन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो अब आपको कमेंट से कैसे आपको बायोडाइवर्सिटी को हैंडल करना है, देखिए। तो इसका मतलब होता है चूज योर पोजीशन ऑन द टॉपिक और इशू। कमेंट का मतलब होता है आप अच्छा बुरा कुछ भी जैसा आपको लगता है आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये तो एक नॉर्मल सा टॉपिक है, तो आप उसमें बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे, फिर आप इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर देंगे। सपोज करिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है, तो कमेंट ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले यू नीड टू चूज योर स्टांस कि हाउ एंड व्हाट यू थिंक ऑन अबाउट दैट टॉपिक। अगर आपको लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज इन लाइन विद द चेंजिंग वर्ल्ड, दुनिया की बदलती हुई एजुकेशन के हिसाब से
द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गुड, राइट अबाउट दैट। अगर लगता नहीं है तो आप वो भी लिख सकते हैं, आपका चॉइस होता है। लेकिन आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं आइदर इन फेवर और इन उसका अगेंस्ट, you have to provide them with facts and examples। कमेंट में आपको फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ बताना है ना। ये चीज हम लोग नहीं समझते हैं, कई बार इसकी वजह से गलतियां भी होती है। तो आप कुछ भी स्टांस ले सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी सपोर्टेड विद फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। अगर क्रिटिकली कमेंट बोल देता है, क्रिटिकली कमेंट मीन्स आपको दोनों साइड को लिखना है, लेकिन कमेंट है तो एग्जाम्पल्स बताए। क्रिटिकली मीन्स यहाँ क्रिटिसाइज भी करना है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख रहा है। और यहाँ कमेंट में भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसका फायदा भी है नुकसान भी है, मेंशन बोथ, कंक्लूड करिए एक बहुत उन दोनों को लिंक करते हुए कि ये जरूरी है कुछ इसमें, ये जो मैंने इसमें बताया है, जब मैंने डिस्कस किया है ड्रॉबैक्स, अगर इनको हम ओवरकम कर लेते हैं देन इट विल बी अ गुड थिंग। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में याद रखिए आप अपना पोजीशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग यू हैव टू डू, you have to support your answers with facts and example. But if I speak about the critically examine या critically comment, then you have to write both the pros and the cons of the topic, and that too supported with examples and fact, and conclude in a very neutral way। ठीक है, चलिए अप्रोच क्या होती है इसमें, इंट्रोड्यूस करिए जो भी टॉपिक है, सपोज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। मेन बॉडी में या बुलेट में पुट डाउन द आर्ग्यूमेंट्स, आप जो भी स्टांस ले रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स विद फैक्ट्स आप लिखिए और कंक्लूड कर दीजिए। जब क्रिटिकली कमेंट की बात करेंगे तो आप पहले पॉजिटिव लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे और फिर उसको एक बैलेंस तरीके से कंक्लूड करेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। And I'll be bringing some live classes also for the discussion for these mains answer discussions. You can join me with in those classes very soon, ठीक है। But before that you have to like and share the video, ठीक है। चलिए अब आता है दूसरा चीज, एग्जामिन। तो मैंने कमेंट बता दिया। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप उस टॉपिक में डीप जाकर के उसको प्रोब करो, उसके बारे में सोचो, उसका आपको डाइसेक्शन करने के लिए बोल रहा है, उसका एक उसको डाइसेक्ट करके उसके पार्ट्स अलग करने के लिए बोल रहा है। तो एग्जामिन का मतलब कि आपको प्रॉपर अच्छे से, यू हैव टू हैव अ दिस थिंग माइक्रोस्कोप और समथिंग लाइक दैट इन योर हैंड, एंड यू हैव टू एग्जामिन दैट डीपली, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर को जिस डिटेल्स के साथ सपोर्ट करना है, कॉजेस, इम्प्लीकेशंस एंड वे फॉरवर्ड। तो एग्जामिन में 3 चीजें आपको लिखनी होती हैं। जो भी आपको चीज दी है उसका कॉज लिखना है, then you have to write its implication। Again when I am saying implication can be both positive as well as negative, ठीक है। Then you have to write a way forward। तो इतना आपको करना होता है when you are writing a examine, ठीक है। तो ब्रीफ डिस्कशन करिए इंट्रोडक्शन में इशू का, then provide details और कंक्लूड भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्रिटिकली एग्जामिन, अगेन यहाँ पर भी आपको प्रूव करना है कॉज और रीजन दोनों, ठीक है। वहां हमने सिर्फ कॉजेस पढ़े थे, रीजन भी करना है। फिर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीजें आपको करनी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ किया था कॉज, इम्प्लीकेशन, वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कॉज, रीजन, देन यू हैव टू राइट इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। देन यू हैव टू कंक्लूड विद अ इम्प्लीकेशन के साथ या वे फॉरवर्ड के साथ आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आपको क्या लिखना है, बेसिकली वे फॉरवर्ड शुड बी हाउ टू डील विद द इशू, हाउ टू डील विद द इशू, ठीक है। चलिए अगर एग्जामिन की तरह इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखिए सेपरेट पैराग्राफ में और कंक्लूड भी कर दीजिए। आपको जैसे मैंने आपको एग्जामिन में बोला था, तो आप कंक्लूड जब कर रहे हैं तो आप एक साइड ले सकते हैं किसी की भी, लेकिन जब क्रिटिकली एग्जामिन के लिए बोलेगा तो बहुत न्यूट्रल आपको एंडिंग करनी है, किसी का भी साइड नहीं लेना, ना स्ट्रेंथ का ना वीकनेस का, ठीक है। बाकी जब हम करेंगे तो आपको इसको बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। डिस्कस है ना, डिस्कस में क्या होता है, अगेन ये स्ट्रेंथ और वीकनेस और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन सब की बात हम करेंगे, और कॉज और कॉन्सिक्वेंस सारा कुछ। तो डिस्कस में तो सब कुछ आप कर लीजिए। जब हमने
एग्जामिन करने बोला था तो आप डीपली उसमें स्ट्रेंथ वीकनेस इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन जब डिस्कस करने को बोले तो फिर अरीना खुला है, आप अपने हिसाब से टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। जब एग्जामिन बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप इतना डीप जब प्रोब करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलते हैं, लेकिन जब आप डिस्कस करते हैं तो डिपेंड करते हैं, आपको हो सकता है कभी आपको नेगेटिव दिख रहा है कभी नहीं भी दिख रहा, तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, स्ट्रेंथ और वीकनेस और का ऑप्शन होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जामिन की तो वहां एंड होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डिस्कस और एग्जामिन में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। जब आप एग्जामिन करते हैं, डीप प्रोब करते हैं, तब आपको एक ही चीज आपको दोनों चीजें वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों दिखता है। लेकिन जब हम डिस्कस की बात करते हैं तो डिपेंड्स, आपको स्ट्रेंथ दिख सकती है, वीकनेस दिख सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। और डिस्कस में भी आपको सजेशंस दे सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, और एक होलिस्टिक व्यू के साथ आपको कंक्लूड करना है। डिस्कस का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंक्लूड विद अ होलिस्टिक व्यू, है ना। एक साइड नहीं लेना है, नहीं लीजिए, कोई बात नहीं, आपको दोनों को ही बैलेंस करके एक होलिस्टिक व्यूज में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। डिस्कस क्रिटिकली, तो क्रिटिकली सेम होता है, बस यहाँ पे रीजनिंग अप्लाई होती है और एक कंक्लूजन पे आपको आना पड़ता है। जैसे डिस्कस है तो आपको कंक्लूजन पे आना नहीं है, आप होलिस्टिक भी लिख सकते हो कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही अगर डिस्कस करने के लिए आया है तो आप उसके पॉजिटिव ही लिख सकते हो, अगर आपका मन है, आप नेगेटिव भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, और आप लास्ट में लिख सकते हो कि इट विल बी गुड फॉर इंडिया टू अप्लाई द न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिकॉज इट विल हेल्प अस टू मूव अहेड इन डिफरेंट अरीनाज। लेकिन जब डिस्कस क्रिटिकली आता है तो आपको एक कंक्लूजन डालना ही पड़ता है, वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि बिकॉज it has some negatives also, it like giving education up to class 5th in vernacular language can make a student weak in English language, which will which will increase his competition in the international arena when he'll be there. So आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर conclude कर सकते हो, so to overcome that problem we can use the national education the policy in the way it is given, along with a few changes like including in English also as a language at basic level। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हो, सजेशंस देते हो और एग्जांपल्स देते हो, है ना। चलिए, इवैल्यूएशन की बात हो रही है, आपको बताना है अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो आपको जो भी टॉपिक दिया है आपको उसका दोनों साइड बतानी है, उसकी पॉजिटिव भी बतानी है, नेगेटिव बतानी है, फिर बताना है कि किसका वेटेज ज्यादा है, पॉजिटिव का ज्यादा है या नेगेटिव का ज्यादा है। ठीक है, वर्थीनेस किसी टॉपिक की, यूजफुलनेस उस स्टेटमेंट की, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता सकते हो, और फिर आपको कंक्लूड कैसे करना है, जो कंक्लूडिंग रिमार्क होगा, तो व्हाई यू थिंक इट इज वर्थी और अनवर्थी, आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी भी है या जरूरी नहीं है, आपको कंक्लूड इवैल्यूएशन करना है ना। बेसिकली आपको बताना है, दोनों चीजों को देखना है, समझना है और फिर बताना है कि इसका ये क्या है। ठीक है, क्रिटिकली इवैल्यूएट, अगेन यहाँ पर आपको सेम है इवैल्यूएट की तरह, लेकिन आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह ज्यादा झुकना है टॉपिक को देखते हुए। जिस तरीके का टॉपिक है उसको आप इस तरह से आप कर सकते हैं। जब भी क्रिटिकली वर्ड आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखना होगा। ठीक है, एनालाइज करने को आए तो सपोज कोई भी आपको टॉपिक दिया है उसे सब टॉपिक में तोड़ दो। ठीक है, कोई भी टॉपिक दिया है उसको सब टॉपिक में तोड़ दो। जैसे अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ही बात करती हूँ, आपको एनालाइज करने के लिए आती है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सपोज 4 या 5 या 6 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स है कि उसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेज की बात है, उसमें 5+2+2+ का सिस्टम का बात है, तो आपने उन्हें अलग अलग टॉपिक्स में तोड़ा, हर टॉपिक को आप एनालाइज करते हो। ठीक है, हर पार्ट को आप अलग से एग्जामिन करते हो और कंक्लूड करते हो फिर सेंट्रल आइडिया के साथ। ठीक है, एक्सप्लेन का मतलब होता है जो भी टॉपिक दिया, स्टेटमेंट दिया, आपको उसके रीजन बताने हैं, उसको बताना है वो क्यों है, तो आपको क्लियर रीजंस देने हैं, है ना। एंड शो व्हाट, हाउ, व्हाई समथिंग इज हैपनिंग और हैज हैपेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, यू हैव टू टेल कि व्हाई दैट थिंग इज हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड एंड हाउ इट हैड हैपेंड। तो यू हैव टू यहाँ पर प्लीज कीप इन माइंड व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन एन आंसर,
फोकस ऑन वर्ड्स व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इसको पकड़ लीजिए, कभी गलत ही नहीं होगा। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा स्ट्रक्चरिंग आप एक्सप्लेन के साथ कर सकते हैं। एल्यूसिडेट बहुत बार पूछता है, शायद यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। और अगर स्टेट पीएससी की बात करूं, यूपीपीएससी का भी बहुत फेवरेट है, पर्सनली नो दैट। एल्यूसिडेट का मींस मेक समथिंग क्लियर दैट वाज फॉर्मली कंफ्यूजिंग। कुछ ऐसा दे देंगे कि जो लगेगा कंफ्यूजिंग है, उसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। आप क्लियर कैसे करेंगे? आप एविडेंसेस देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, आप फैक्ट्स देते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, यही फॉर्मेट यहाँ पे भी काम करता है। एल्यूसिडेट 2 बार ही आ गया, ठीक है, 2 बार ही आ गया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब होता है कि जो आपको टॉपिक दिया है, आपको स्पेशली उसी पर लेकर आना है, आपको थोड़ा जनरलाइज लिखना है, फिर आपको उस टॉपिक को हाईलाइट करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं पॉवर्टी की बात करती हूँ, तो अगर मैं पॉवर्टी की बात कर रही हूँ, तो आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन लिखना है इंडियन इकोनॉमी का, फिर वहां से आपको हाईलाइट करना है पॉवर्टी को, ठीक है। तो हाईलाइट का मीनिंग ये होता है। सजेस्ट मेजर्स, तो यानी आपसे सजेशन मांगा गया है कि इसके कुछ मेजर्स सजेस्ट करिए, कुछ बताइए, तो वहां पर अपने पॉइंट्स भी देंगे और कुछ जनरलाइज पॉइंट्स भी दे सकते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ, तो जब अकाउंट ऑफ मांगा जाता है तो आपको यानी उस चीज को, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। हिस्ट्री में काफी बार ये आता है। कोई यूनिवर्सल वे नहीं होता आंसर करने का, ठीक है। देयर इज नो यूनिवर्सल वे टू गिव आंसर्स, बट इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये फॉर्मेट ही यूनिवर्सल है, इसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और इसी में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, ये है मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है जब भी आप जानते हो व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वो आप लिख दीजिए। अप्रोच, इसका भी यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन। देखिए अभी मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, बॉडी पढ़ा दिया, एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन पार्ट। I will conclude my session with this thing. मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ क्या होता है और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में फर्क कितना है। आप कहेंगे सेम ही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन में भी लिख दिया, कंक्लूजन में भी ऐसे करते हैं। नहीं, इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि इंट्रोडक्शन से आप एग्जामिनर को बताने वाले हो कि आप क्या लिखने वाले हो, ठीक है। आप अपना व्यू बताते हो। इंट्रोडक्शन में व्यू बताया जाता है, ओवरव्यू बताया जाता है। अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बोलूं तो you have to give a overview of what all you are going to write about the topic, and when you are going to conclude this thing, then you have to write in a 1 or 2 statement में इसको लिखना चाहिए। और आप क्या लिखते हैं? आपने जो भी लिखा है उसका समरी आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंक्लूजन का मतलब समरी। अब आप कहेंगे मैम डिफरेंस क्या है? स्टार्टिंग में भी हमने ओवरव्यू बताया और नीचे आप समरी कह रहे हो, वर्ड्स दो है, सेम कैसे हो सकते हैं? नहीं, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ से समझ लीजिए। रिवर्स लूप होता है कंक्लूजन में। क्या होता है? रिवर्स लूप होता है आपके इंट्रोडक्शन का, ठीक है। इंट्रोडक्शन का रिवर्स लूप कैसे? रिवाइजिंग द इंट्रोडक्शन एंड देन राइटिंग अ कंक्लूजन brings up the connection in your answer। आप एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं कि मैं सपोज न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो आप उसमें एजुकेशन के बारे में डेटा लिख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। फिर आपसे जो भी फ्रेम मांगा है आप फ्रेम लिखिए और लास्ट में आप लिखिए कि द एजुकेशन पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 is bringing new hope, is bringing new arenas to the Indian education system and would prove to be a milestone। आपने उसको रिवर्स लूप करा, आप वापस वहीं पहुंच गए कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। वहां आपने बताया आई थी, ये फैक्ट था। यहाँ आपने बताया जब वो जो आई थी उससे ये बेनिफिट होने वाला है। होप आपको समझ में आया होगा रिवर्स लूप किस तरीके से होता है। रीडर को लॉस्ट नहीं फील होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्वेश्चन की, तो आपको बहुत अच्छे से फ्रेम करके चलना है, ठीक है। समिंग इट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द कंक्लूजन, यानी जो भी लिखा है उसको सम अप करिए। सम अप द होल आइडिया, आपने जो भी आइडिया उस क्वेश्चन में लिखा है उसको सम अप करिए, उसको सबको समराइज करिए। योर कंक्लूजन शुड इन्वॉल्व वर्ड्स दैट कैन सम अप योर आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। और ये भी प्रैक्टिस से आता है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन रेडीमेड आप तैयार रख सकते हैं। यस, आई टेल यू हाउ। इट शुड अवॉइड एनी न्यू आइडिया, कोई नया आइडिया नहीं होना चाहिए। और आर्ग्यूमेंट,
बट जस्ट एंड व्हाट यू हैव स्टार्टेड बिफोर। आप इसमें कुछ नया नहीं देना आपको, आप वे फॉरवर्ड में आप नया दे सकते हो। नए से मेरा मतलब है अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ शुरू किया है तो कंक्लूजन में किसी पुरानी पॉलिसी का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आप आंसर खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ये इसका सिंपल शब्दों में मीनिंग है। लिंकिंग इज अनदर रोल ऑफ द कंक्लूजन। Try linking all the main or the keywords in your body and introduction। आपने बॉडी और इंट्रोडक्शन में कुछ कीवर्ड्स को यूज किया है, उनको लिंक अप भी कर सकते हैं आप इस कंक्लूजन में। देखिए मैं आपको सिर्फ अभी तरीके बता रही हूँ, सीख आप तभी पाएंगे जब आप मेरे साथ आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। योर कंक्लूजन कैन ऑल्सो बी अ सजेशन, ठीक है, आप सजेशन भी दे सकते हैं और टू द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द टॉपिक। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो आप कंक्लूड करते टाइम इंट्रोडक्शन वो एक उसके बारे में कोई सजेशन भी आप दे सकते हो कि पॉवर्टी को किस तरीके से एलिवेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन। अभी मैं यहाँ पर समराइज करती हूँ। इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद मेन बॉडी हमने डिस्कस करी कि मेन बॉडी में कितने तरीके के क्वेश्चन, कितने कीवर्ड्स आते हैं। फिर हमने डिस्कस करा कि आपको आंसर को कंक्लूड कैसे करना है। हमेशा याद रखिए इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में एज आई ऑलवेज से इज एन आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। अगर आइसिंग नहीं होगी केक टेस्टी हो सकता है, बट टू अट्रैक्ट you should have a good looking very attractive icing on that cake, and this introduction and conclusion work that thing. If you want to grab the attention of the examiner, write the perfect introduction. If you want the examiner to give you the perfect marks, write a balanced conclusion, ठीक है, perfect introduction and a balanced conclusion, and I'll assure you that you will get the best possible marks among that क्वेश्चन। जितना मिल सकता है मैक्सिमम यू विल गेट दैट। पर हाँ फैक्ट्स गलत नहीं करने हैं। जो आपको थोड़ा चीजों का ध्यान रखना है वो ये कि एक तो कोई रॉन्ग फैक्ट्स मत इंट्रोड्यूस कीजिए, कोई रॉन्ग फैक्ट्स मत लिखिए। आप मत लिखिए, कुछ नहीं होगा, नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि पूछा नहीं गया है। लेकिन आपने रॉन्ग फैक्ट लिख दिया, एक तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर और बल्कि आपके मार्क्स भी वहां कट जाएंगे। एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। your examples should be relevant, and third thing that डेटा जो भी आप दे रहे हैं, जो भी आप करंट अफेयर को यूज कर रहे हैं वो भी रीसेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा पुराना आप मत डालिए, अदरवाइज वो रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही था मेंस आंसर राइटिंग का एक मैंने स्ट्रक्चरल व्यू आई हैव गिवन यू टुडे। From tomorrow onwards, I'll be doing one question with you. I'll help you with how to structure that question. I'll tell you how to write the introduction, in how many possible ways you can write introduction. I'll also try to tell you some facts about that introduction. जो भी कीवर्ड होगा उसका मैं फैक्ट आपको बताऊंगी, उससे रिलेटेड कोई डेटा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, या फिर अगर उसमें कोई डेफिनेशन आ रही है कीवर्ड की मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से वो आप बेस्ट पॉसिबल वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस सेशन को इससे ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। आई नो दिस इज आवर्स इज अ न्यू चैनल। इसके अलावा हमारे 2 चैनल्स और भी हैं। आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल होती है, तो आप हमारा चैनल विक्रमास एड्यूटेक पर जाकर के, विक्रमास एड्यूटेक इस चैनल पर जाकर के आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो हम यहाँ पर सारे टीचर्स मिलके बहुत होलिस्टिकली बहुत अच्छे से हम एनसीईआरटी को आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने इस एनसीईआरटी सीरीज को शुरू किया है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। आई एश्योर यू कि आपकी जर्नी यूपीएससी की बहुत सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में सेशन को एंड करती हूँ। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद अ गुड question from the mains answer writing, ठीक है। we'll be starting that. Take care and have a good day.